हेलो एवरीवन, आई एम स्नेहा शालवी। हम लोग पॉलिटी में अभी तक बेसिक चीज़ पढ़ चुके हैं, डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट्स, ये सब। पार्लियामेंट हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। पार्लियामेंट में हम लोग स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग, किस तरीके का मोशंस होता है, ये सब पढ़ चुके हैं। आज हम लोग उसको कंटिन्यू करते हुए पार्लियामेंट के बारे में ही कुछ और चीज़ें को जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं पार्लियामेंट का मेन काम क्या है, लेजिस्लेटिव फंक्शन है उसका। तो लेजिस्लेटिव प्रोसीजर क्या होता है, हम लोग इसके बारे में सबसे पहले जानेंगे। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट क्या है? तो वही है कि फॉर्मल प्रोसेस है जिससे लॉ बनाया जाता है। इसको हम लोग कहते हैं लेजिस्लेटिव प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट, जिसमें लॉ को प्रपोज किया जाता है। सबसे पहले क्या होता है, लॉ प्रपोज किया जाता है। प्रपोज करने के बाद क्या होता है, उसको डिबेट किया जाता है। डिबेट करने के बाद अगर कुछ किसी को लग रहा है अमेंडमेंट का ज़रूरत है तो अमेंड किया जाता है और अल्टीमेटली उसको इनैक्ट किया जाता है। ये पूरा प्रोसेस, सबसे पहले क्या हुआ, हम लाएं कि अच्छा हमको ये बिल पास करवाना है। उसके बाद उस पर डिबेट हुआ, कुछ लोग बोले हाँ इसका ये पॉजिटिव है, इसका ये नेगेटिव है। उसके बाद उसमें अगर कुछ चेंजेस करना हुआ तो वो किए और उसके बाद उसको इनैक्ट किया जाता है। इसमें बहुत सारे स्टेजेस होते हैं और ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों में सेपरेटली पास होता है, या कभी कभी जॉइंट सिटिंग का भी प्रोविजन है। जॉइंट सिटिंग कौन प्रोसाइड करता है? स्पीकर। स्पीकर नहीं है तो डेप्यूटी स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर नहीं है तो फिर कौन करेगा? डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा यानी कि वाइस प्रेसिडेंट कभी भी जॉइंट सिटिंग को प्रिसाइड नहीं करते हैं। ठीक है। दिस प्रोसेस प्लेज अ क्रूशियल रोल इन शेपिंग द लॉ दैट गवर्न्स आवर कंट्री। ओके। सो नेक्स्ट इज, हम लोग जानते हैं दो तरह का बिल होता है। एक होता है प्राइवेट मेंबर बिल, एक होता है पब्लिक बिल। प्राइवेट बिल क्या होता है कि, और पब्लिक बिल क्या होता है? पब्लिक बिल में होता है कि वो सिर्फ मिनिस्टर लाते हैं, जो बिल मिनिस्टर लाए वो हुआ पब्लिक बिल। प्राइवेट बिल में क्या हो गया कि कोई भी एक मेंबर अदर देन मिनिस्टर, मतलब जो मिनिस्टर नहीं। अच्छा, क्या रूलिंग पार्टी में सारे लोग मिनिस्टर होते हैं? नहीं। तो रूलिंग पार्टी के भी ऐसे लोग जो कि मिनिस्टर नहीं है पर वो लॉ या कोई बिल ला रहे हैं, वो भी प्राइवेट मेंबर बिल में ही आता है। ध्यान रखना, जरूरी नहीं कि सिर्फ ऑपोजिशन वाले जो लाए वो प्राइवेट मेंबर में होगा। रूलिंग पार्टी के भी ऐसे लोग जो कि मिनिस्टर नहीं है, वैसे बिल को भी हम लोग प्राइवेट मेंबर बिल ही कहते हैं। प्राइवेट मेंबर बिल का चांस बहुत कम होता है पास होने का। अभी तक कुछ बहुत कम बार ही पास हुआ है। इसको पास करने के लिए 1 मंथ नोटिस देना होता है, मतलब इसको हाउस में लाने के लिए 1 मंथ पहले का नोटिस देना पड़ता है। उसके बाद अगर ये मान लीजिए रिजेक्ट हो गया तो इससे कोई कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा गवर्नमेंट पे, क्योंकि कोई बिल लाया वो पास नहीं हुआ तो इट्स ओके ना, कोई प्राइवेट मेंबर लाया था वो बिल। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मेंबर है, इसकी ड्राफ्टिंग या जो भी है मेंबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये सिर्फ कुछ स्पेसिफिक एरिया ग्रुप इस पर डिपेंड करता है। मेन आपको क्या ध्यान रखना है, प्राइवेट मेंबर बिल जो होता है कोई भी ऐसा बिल जो अदर देन मिनिस्टर लाया जाता है। क्लियर? अदर देन मिनिस्टर अगर कोई भी बिल लाया जाए तो उसको हम लोग कहते हैं प्राइवेट मेंबर बिल। ओके। पब्लिक मेंबर बिल में, पब्लिक बिल में क्या होता है, इट रिफ्लेक्ट्स द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट लाती है ये, मिनिस्टर लाते हैं ये। इसमें क्या होता है, कोई भी बिल, आधार बिल या जो भी बिल होता है जो मिनिस्टर लाती है, गवर्नमेंट लाते हैं, गवर्नमेंट को पॉलिसी को ये बताता है, उसको हम लोग कहते हैं पब्लिक बिल। ठीक है। इसका ज़्यादा चांस होता है अप्रूव होने का, और अगर ये अप्रूव नहीं होता है तो ये दिखाता है कि मेजॉरिटी में कुछ कमी है, मतलब पार्लियामेंट के कॉन्फिडेंस के बारे में ये बताता है। और अगर नहीं पास होता है तो इट मे लीड टू रेजिग्नेशन। इसके लिए 7 डेज नोटिस लगता है, ध्यान रखना है। पब्लिक बिल के लिए जस्ट 7 डेज ऑफ नोटिस इज सफिशिएंट। प्राइवेट बिल के लिए 30 डेज ऑफ नोटिस इज नीडेड। इसका ड्राफ्टिंग कौन करता है? अपना लॉ डिपार्टमेंट जो है वो करता है, और मतलब कोई जो भी डिपार्टमेंट है वो लॉ डिपार्टमेंट से कंसल्ट करके करता है। लॉ डिपार्टमेंट से कंसल्ट क्यों करता है? मान लीजिए कोई लीगल प्रॉब्लम्स है, कोई लीगल लूप होल्स है, वो सब नहीं आ रहा, वो देखने के लिए। एप्लीकेबल टू एवरीवन, इसका ड्राफ्टिंग कौन करता है? वो मेंबर खुद ही करता है। क्या हम लोग को ध्यान देना है, पब्लिक बिल कौन लाता है? कोई भी मेंबर अदर देन मिनिस्टर, इट कैन बी ए मेंबर ऑफ आइदर रूलिंग पार्टी और ऑपोजिशन पार्टी। पब्लिक बिल कौन लाता है? सिर्फ और सिर्फ मिनिस्टर लाते हैं, और ये गवर्नमेंट पॉलिसीज को बताता है। अगर ये पास नहीं होता है तो गवर्नमेंट को मतलब ये दिखाता है कि गवर्नमेंट में कॉन्फिडेंस नहीं है,
इसको सिर्फ 7 दिन का नोटिस लगता है, जबकि पब्लिक बिल को 30 दिन का नोटिस लगता है। अगर प्राइवेट बिल को 30 दिन का नोटिस लगता है। अगर पब्लिक बिल ड्राफ्ट करना है तो ये कंसर्न डिपार्टमेंट विद द हेल्प ऑफ लॉ डिपार्टमेंट करता है ड्राफ्ट। अगर प्राइवेट बिल को ड्राफ्ट करना है तो ये जो मेंबर लाया है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। ओके, सो नेक्स्ट विल स्टार्ट विथ कितने टाइप्स ऑफ बिल होते हैं। तो एक होता है ऑर्डिनरी बिल, एक होता है मनी बिल, और एक होता है फाइनेंशियल बिल, और एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। ऑर्डिनरी बिल तो हम लोग समझ रहे हैं, कोई भी किसी नॉर्मल बिल के बारे में बात हो रहा हो तो वो हो जाता है ऑर्डिनरी बिल, वो सिंपल मेजॉरिटी से पास होगा। ये तो सबसे सिंपलेस्ट काइंड ऑफ बिल जो हुआ वो ऑर्डिनरी बिल हुआ। नेक्स्ट आता है मनी बिल। मनी बिल क्या आता है, 110 के बाद आर्टिकल 110, ध्यान रखना आर्टिकल 110 इज अबाउट मनी बिल। ओके, मनी बिल में क्या होता है कि कोई भी टैक्सेशन, पब्लिक एक्सपेंडिचर, इन सब से रिलेटेड जो मैटर होते हैं वो मनी बिल का पार्ट होता है। ठीक है, फाइनेंस बिल में क्या होता है, एक्चुअली होता है ना 110 ए से लेके 110 एफ तक जितना भी प्रोविजंस होता है ना, इसमें जो भी चीज़ लिखा हुआ है वो मनी बिल का पार्ट होता है। इसके अलावा जो चीज़ होता है ना वो फाइनेंस बिल का पार्ट होता है। सारे मनी बिल जो है वो फाइनेंशियल बिल है, बट सारे फाइनेंशियल बिल जो है वो मनी बिल नहीं है। ठीक है, तो हम लोग जान रहे थे फाइनेंशियल बिल के बारे में। मनी बिल 110 ए और से एफ के बीच में जो दिया हुआ है उसको होता है, और फाइनेंशियल बिल क्या होता है कि उसी के मनी से रिलेटेड ही होता है, बट वो डिफरेंट फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड होता है। सारे मनी बिल जो होते हैं, जितना भी मनी बिल है वो फाइनेंशियल बिल होगा, पर जितना भी फाइनेंशियल बिल है वो ज़रूरी नहीं है कि मनी बिल हो। जितना भी मनी बिल है वो फाइनेंशियल बिल होगा, बट जितना भी फाइनेंशियल बिल है वो ज़रूरी नहीं है कि मनी बिल हो। वो वेन डायग्राम अब ज़रूर से याद रखिएगा। फिर होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आता है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए। इसके बारे में आर्टिकल 368 है। इसमें एक बात ध्यान रखिएगा कि इसमें कोई जॉइंट सिटिंग नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो सकता, जॉइंट से कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए। जॉइंट सिटिंग क्या हो गया, इट्स अ काइंड ऑफ डेडलॉक आ गया, तो चलिए कुछ बीच का रास्ता निकालते हैं कि पास हो जाए बिल। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर देंगे ऐसे बीच का रास्ता निकाल के, ऐसा नहीं हो सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना बहुत बड़ा बात है, तो उसमें जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन नहीं है। प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन हम लोग देखते हैं ऑर्डिनरी बिल में। ऑर्डिनरी बिल कहाँ लाया जा सकता है, लोकसभा राज्यसभा कहीं भी ला सकते हैं। मनी बिल कहाँ लाया जाता है, सिर्फ लोकसभा में लाया जाता है। ठीक है, ऑर्डिनरी बिल के बारे में पहले देखते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा कहीं भी लाया जा सकता है। मिनिस्टर ला सकते हैं या प्राइवेट मेंबर ला सकते हैं। अगर मिनिस्टर लाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, पब्लिक बिल, और अगर प्राइवेट मेंबर लाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, प्राइवेट मेंबर बिल। ओके, इसमें ज़रूरी नहीं है कि प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन चाहिए, मतलब बिल लाने से पहले प्रेसिडेंट की सहमति या उनका रिकमेंडेशन चाहिए, ऐसा नहीं है ऑर्डिनरी बिल के केस में। इसको अमेंड भी किया जा सकता है, रिजेक्ट भी किया जा सकता है राज्यसभा के द्वारा। मतलब लोकसभा में मान लीजिए पास हो गया, राज्यसभा में चला गया, राज्यसभा पास ही नहीं किया, राज्यसभा में वो रिजेक्ट हो गया, हो सकता है। इट कैन बी डिटेन्ड बाय राज्यसभा फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 months। इट डज नॉट रिक्वायर सर्टिफिकेशन ऑफ स्पीकर। इसमें स्पीकर का ऑर्डिनरी बिल में क्या ही सर्टिफाई करेगा, मनी बिल में वो बोल देता है ये बिल जो है मनी बिल है, तब राज्यसभा का पावर कम हो जाता है। उसके पास मैक्सिमम ये रहता है कि वो 14 दिन तक अपने पास रख सकता है। अगर वो पास किया तो गुड, नहीं पास किया तो भी वो बिल पास हो जाता है। इट इज सेंट फॉर द प्रेसिडेंट्स एसेंट ओनली आफ्टर बीइंग अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेज। लोकसभा पहले क्या होता है, सबसे पहले लाया गया कहाँ पे, लोकसभा या राज्यसभा, कहीं भी। अगर लोकसभा में लाया गया था तो राज्यसभा सेकंड हाउस हो जाएगा, राज्यसभा में लाया गया था तो लोकसभा सेकंड हाउस हो जाएगा। दोनों जगह पास हो गया जब, तब उसके बाद इसको भेजा जाता है प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट का एसेंट, प्रेसिडेंट के पास फिर एब्सोल्यूट वीटो होता है, फिर सस्पेंसिव वीटो होता है, पॉकेट वीटो होता है, वो जो भी चाहे वो कर सकती है। वो एसेंट भी दे सकती है, दोनों में से कुछ भी कर सकती है। इट्स डिफीट इन लोकसभा में लीड टू रेजिग्नेशन ऑफ गवर्नमेंट। क्योंकि अगर मान लीजिए मिनिस्टर लाती है, पब्लिक बिल है, तो वो गवर्नमेंट के पॉलिसी को बता रही है कि गवर्नमेंट का पॉलिसी ऐसा है, और वो पास ही नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट मेजॉरिटी में नहीं है ना। क्योंकि अगर मेजॉरिटी में रहेगी तो प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत सब लोग वोट करेंगे उसके फेवर में। अगर नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट के पास कॉन्फिडेंस नहीं है, गवर्नमेंट मेजॉरिटी में नहीं है, तो इस केस में वो गवर्नमेंट को रिज़ाइन भी करना पड़ सकता है। और प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, अब उसको एसेंट दे सकता है, मतलब ठीक है ये बिल पास हो गया, अब से वो एक्ट बन गया।
उसको अपने पास भी रख सकता है और रिटर्न भी कर सकता है। अपने पास रखने में वो एक पॉकेट वीटो यूज़ कर सकता है, एब्सोल्यूट वीटो यूज़ कर सकता है, या फिर सस्पेंसिव वीटो जिसमें कि वो बोलता है कि एक बार आप लोग रिकंसिडर कर लीजिए। पर रिकंसिडर्ड बिल जब उसके पास जाता है तो उसको फिर से एसेंट देना ही पड़ता है। व्हाट इफ द बिल इज मनी बिल? मनी बिल के केस में क्या होता है? मनी बिल केस आर्टिकल में 110, ये तो एकदम भी नहीं भूलना है, 110 में मनी बिल है। इसमें किस चीज़ के बारे में बात होता है? इम्पोजिशन, एबोलिशन, रिमिशन, ऑल्टरेशन और रेगुलेशन ऑफ टैक्स। ओके, रेगुलेशन ऑफ बोरोइंग ऑफ मनी बाय यूनियन गवर्नमेंट और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया या कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से पैसा चाहिए हो, अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी चाहिए हो कंसोलिडेटेड फंड के बारे में भी हम बताएंगे। आर्टिकल 266 267 में दिया हुआ है कि क्या होता है बिल्स, क्या होता है फंड्स। और इससे रिलेटेड कुछ भी, एनी मैटर इंसिडेंट टू एनी ऑफ द मैटर स्पेसिफाइड अब, इतने में से किसी भी के बारे में अगर बात हो रहा हो तो उसको हम लोग मनी बिल कहते हैं। ये बेसिकली आर्टिकल 110 ए से लेकर आर्टिकल 110 एफ तक के बीच में रहता है। ओके, मनी बिल का लेजिस्लेटिव प्रोसीजर क्या होता है? तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट बात है कि ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में लाया जा सकता है। मनी बिल कहाँ लाया जा सकता है? सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में लाया जा सकता है। इसके बाद इसको क्या होता है कि स्पीकर बताते हैं कि ये बिल जो है वो मनी बिल है कि नहीं। स्पीकर बोलेंगे कि ये बिल मनी बिल है या नहीं, स्पीकर ही सर्टिफाई करेंगे। हाँ, एक और बात, सिर्फ लोकसभा में लाया जाएगा, सिर्फ मिनिस्टर के द्वारा लाया जाएगा। कोई और आदमी मनी बिल नहीं ला सकता है। जैसे प्राइवेट मेंबर बिल जो होता है वो मनी बिल नहीं हो सकता है, सिर्फ लोकसभा में, सिर्फ मिनिस्टर के द्वारा। ओके, प्रायर सैंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इट कैन बी इंट्रोड्यूस। और इसमें जैसे लोकसभा में लाया गया, लोकसभा में लाने से पहले प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन चाहिए होता है, इसीलिए लास्ट में प्रेसिडेंट इसको मतलब एसेंट ना दे, ऐसा नहीं हो सकता है, उनको देना पड़ता है। फिर इसका लेजिस्लेटिव प्रोसेस क्या होता है कि ये राज्यसभा में, राज्यसभा के पास मनी बिल के केस में कोई पावर नहीं होती है। वो 14 दिन, जैसे कि लोकसभा में पास हो गया बिल, वो गया राज्यसभा में, राज्यसभा में उसके पास मैक्सिमम वो 14 दिन तक रख सकती है अपने पास। 14 दिन में अगर वो पास की, वेल एंड गुड, नहीं पास की, पास किया मान लिया जाएगा और उसके बाद उसको प्रेसिडेंट के पास भेज दिया जाएगा। तो आप देख रहे हैं इसमें राज्यसभा का पावर कितना लिमिट कर दिया गया है। द राज्यसभा शुड रिटर्न द बिल विथ और विदाउट रिकमेंडेशन विच मे बी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। ठीक है, वो पास कर सकती है, नहीं पास कर सकती है, वापस कर सकती है, रिकमेंडेशन दे सकती है, नहीं दे सकते, कुछ भी कर सकती है। करने को तो वो कुछ भी कर सकती है, पर लोकसभा पे बाइंडिंग नहीं होता है कि वो अगर रिकमेंड की है तो उसको माने, नहीं मानेंगे वो क्या ही हो जाएगा, कुछ भी नहीं हो सकता है। तो 14 दिन तक के लिए मैक्सिमम राज्यसभा कुछ भी कर सकती है, उसको रख सकती है, वापस कर सकती है। नहीं भी अगर मान लीजिए वापस की, फिर भी हो जाता है कि वो पास हो गया है। सर्टिफाइड बाय स्पीकर, स्पीकर बताते हैं कि ये कोई बिल जो है वो मनी बिल है। इसमें जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन नहीं है। जॉइंट सिटिंग हम कब करवाते हैं? जब डेडलॉक हो, जब दोनों के हाउस के बीच में कोई प्रॉब्लम आ जाए कि अच्छा ये पास होगा नहीं होगा, ऐसा। जब राज्यसभा के पास पावर ही नहीं है, वो पास करे ना करे, पास माना ही जाएगा, तो फिर इसमें जॉइंट सिटिंग का तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। जब ज़रूरत नहीं है तो प्रोविजन भी नहीं है। देयर इज नो चांस ऑफ डिसएग्रीमेंट एज देयर इज, इसीलिए जॉइंट सिटिंग नहीं है। गवर्नमेंट रेजिग्नेशन इफ डिफीटेड, मतलब अगर मनी बिल डिफीट हो जाता है तो गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ता है। जैसे बजट अगर डिफीट हो गया, बजट पास नहीं हो पाया तो गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ता है। कैन नॉट बी रिटर्न, प्रेसिडेंट के पास जब जाता है तो वो ये नहीं कह सकती कि आप जाके फिर से लेके आइए इसको, मतलब सस्पेंसिव वीटो यूज़ नहीं कर सकती है, इसको एसेंट देना ही पड़ता है। मनी बिल आर स्पेसिफिक टाइप ऑफ फाइनेंशियल बिल, while all money bill are considered financial bill, not all financial bill qualify as money bill, जो कि अभी हम आपको पहले भी बताए थे। ये रहा मनी बिल और फाइनेंशियल बिल। मनी बिल 110 में आर्टिकल 110 है और सर्टिफाइड बाय स्पीकर। फाइनेंशियल बिल कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 होता है, जो कि आर्टिकल 117 में होता है। ठीक है, ध्यान रखना है, मनी बिल आर्टिकल 110 में है और फाइनेंशियल बिल 1 और फाइनेंशियल बिल 2 जो है वो आर्टिकल 117 में है। अब ये फाइनेंशियल बिल 1 और 2 क्या है?
इसके बारे में हम लोग जानते हैं, बिल दैट नॉट ओनली कंटेन एक्सक्लूसिव मैटर ऑफ आर्टिकल 110 बट ऑल्सो कंटेन अदर मैटर। कुछ जनरल, मतलब ऐसा बिल जो कि जनरल लेजिस्लेशन का है बट उसमें पैसा का बात हो रहा है, जो कि आर्टिकल 110 में है, तो उसको हम लोग कहते हैं फाइनेंशियल बिल पार्ट 1। ये लोकसभा में ही आएगा क्योंकि 110 में ही है। 110 वाले चीज़ का, आर्टिकल 110 यानी मनी बिल वाले प्रोविजंस का यूज़ हो रहा है, इसलिए ये लोकसभा में ही पास हो सकता है, मतलब लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस हो सकता है, और इसमें प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन भी चाहिए होता है। फाइनेंशियल बिल 1 जो है मनी बिल से मिलता जुलता है। मनी बिल के अलावा मतलब मेन उसका काम कुछ और है, पर उसमें पैसा का ज़रूरत है, पैसा का ज़रूरत तो हो सकता है ना, तो उसको हम लोग कहते हैं फाइनेंशियल बिल कैटेगरी 1। फाइनेंशियल बिल कैटेगरी 2 में होता है बिल कंटेनिंग प्रोविजन इन्वॉल्विंग एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, बट वो आर्टिकल 110 से रिलेटेड नहीं होता। आर्टिकल 110 में जो भी चीज़ दिया हुआ है उससे हट के अगर कुछ है तो वो फाइनेंशियल बिल कैटेगरी 2 में आ जाएगा। फाइनेंशियल बिल कैटेगरी 1 जो है मनी बिल्स का भाई, आप कह सकते हैं मनी बिल का भाई जो है वो फाइनेंशियल बिल कैटेगरी 1 हो गया। फाइनेंशियल बिल कैटेगरी 2 क्या हो जाता है कि मनी बिल से छोड़ के कुछ और हो जाएगा, तो वो हो जाएगा फाइनेंशियल बिल कैटेगरी 2। इसको किसी भी हाउस में कर सकते हैं। ये मनी बिल का भाई है तो मनी बिल के जैसे ही होगा कि प्रेसिडेंट का एसेंट चाहिए, लोकसभा में लाना है। ये तो मनी बिल का भाई है नहीं, तो इसीलिए इसको कहीं पे भी लाया जा सकता है, किसी भी हाउस में लाया जा सकता है, और प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन ज़रूरी नहीं होता है। कंसिडरेशन स्टेज में बस एक बार ज़रूरत होता है कि प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन हो। इसके बाद इन दोनों में सिमिलैरिटी क्या है, गवर्न्ड बाय सेम लेजिस्लेटिव प्रोसीजर एप्लीकेबल टू ऑर्डिनरी बिल। जैसे ऑर्डिनरी बिल होता है ना कि सिंपल मेजॉरिटी से पास हुआ, ये सब रिजेक्ट किया जा सकता है राज्यसभा में, मतलब जैसे मनी बिल तो नहीं रिजेक्ट किया जा सकता है ना, फाइनेंशियल बिल किया जा सकता है। प्रेसिडेंट कैन जॉइंट सिटिंग का भी प्रोविजन है। जब राज्यसभा में डिसएग्रीमेंट का बात हो रहा है तो राज्यसभा अगर नहीं पास करती है तो वो पास नहीं होगा। तो जब ऐसा सिचुएशन आ गया कि वो राज्यसभा के पास पावर है तब तो वो डिसएग्री कर सकती है, और अगर वो डिसएग्री कर सकती है तो इसका मतलब है कि हमको जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन रखना पड़ेगा। प्रेसिडेंट के पास भी फिर सारा पावर है कि वो एसेंट दे दे, विथहोल्ड कर दे, या फिर रिटर्न कर दे बिल को, जिसको सस्पेंसिव वीटो कहते हैं, कुछ भी वो कर सकती है। ठीक है, जॉइंट सिटिंग के बारे में हम लोग एक बार देख लेते हैं। जॉइंट सिटिंग आर्टिकल 108 में है। अभी तक हम लोग बहुत बार जॉइंट सिटिंग पढ़ चुके हैं पर जॉइंट सिटिंग का आर्टिकल नहीं देखे थे। आर्टिकल 108 में क्या है, जॉइंट सिटिंग। उसमें 2 ऐड करेंगे तो आर्टिकल 110 हो जाएगा। इसमें 2 ऐड किए तो आर्टिकल 110 हो जाएगा। इसमें क्या होता है, मनी बिल। अब फिर इसमें भी 2 ऐड करेंगे तो आर्टिकल 112 हो जाएगा। उसमें क्या होता है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको कि हम लोग बजट कहते हैं। ठीक है, जॉइंट सिटिंग क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म है टू रिजॉल्व द डेडलॉक। डेडलॉक किसके बीच में आया है, तो राज्यसभा और लोकसभा। कोई बिल है जो राज्यसभा और लोकसभा में एक साथ पास नहीं हो पा रहा है तो उसके लिए जॉइंट सिटिंग बुलाया जा सकता है। कौन बुलाएगा, प्रेसिडेंट बुलाएंगे जॉइंट सिटिंग। डेडलॉक कैसे पता चल रहा है कि डेडलॉक हो रहा है, मतलब अभी तक तो हम लोग कह रहे हैं कि डेडलॉक डेडलॉक डेडलॉक, क्या है ये डेडलॉक, कब कहते हैं कि डेडलॉक आ गया है। तो या तो एक हाउस रिजेक्ट कर दे बिल को, या तो डिसएग्रीमेंट हो दोनों हाउस में, मतलब फाइनल, ये मतलब जैसे लोकसभा में पास हो गया है, राज्यसभा गया, राज्यसभा बोला कि अमेंडमेंट कर दो, लोकसभा गया तो लोकसभा बोलता नहीं है तो अमेंडमेंट नहीं करेंगे, तो डिसएग्रीमेंट हो गया। तो इस केस में भी डेडलॉक होता है। या टाइम लिमिट जो दिया हुआ है मतलब 6 महीने का वो लैप्स कर गया है तो हम लोग कहते हैं कि डेडलॉक हो गया है। इस केस में जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन है। डिस्प्यूट रिजॉल्व करने के लिए, मतलब वही डेडलॉक को रिजॉल्व करने के लिए प्रेसिडेंट बुलाते हैं जॉइंट सिटिंग। बहुत बार बता दिया हम, हमेशा प्रेसिडेंट ही बुलाएंगे जॉइंट सिटिंग। और यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर, मतलब राज्यसभा के जितने मेंबर हैं और लोकसभा के जितने मेंबर हैं, इन दोनों को ऐड कर दिया जाएगा और इसका सिंपल मेजॉरिटी यानी 50% जो होगा ये इससे पास हो जाता है। जॉइंट सिटिंग में जो बिल है वो पास हो जाता है। ठीक है, इसके प्रेजेंट एंड वोटिंग का majority of total number of members of both the houses present and voting. Normally the will of Lok Sabha कह रहा है कि will of लोक सभा प्रिवेल करता है ओवर राज्यसभा। ऐसा क्यों कह रहा है, क्योंकि लोकसभा जो होगा उसमें ज़्यादा मेंबर होंगे, तो जहाँ पे ज़्यादा मेंबर होंगे वहाँ ऑब्वियसली उसका ज़्यादा पावर होगा। मतलब हम हैं, मेरे पास 10 आदमी हैं, कोई एक और आदमी है उसके पास 5 आदमी, हम दोनों में लड़ाई हो गया है और बोला जा रहा है कि मेरे जितने आदमी हैं और उसके जितने आदमी हैं दोनों को मिला के पास करवाया जाएगा बिल, और
जिसको ज़्यादा मेजॉरिटी मिलेगा वो जीत जाएगा। मेरे पास 10 आदमी है, उसके पास 5 आदमी है, 15 में से 8 वोट चाहिए, हमको 8 वोट तो आराम से मिल जाएगा, उसको 8 वोट तो नहीं मिलेगा। तो इसमें लोकसभा का जो पावर होता है वो ज़्यादा होता है, लोकसभा का बात ज़्यादा चलता है जॉइंट सिटिंग में। प्रिसाइडिंग ऑफिसर बहुत बार बता दिए, स्पीकर करेंगे, अगर स्पीकर नहीं है तो डेप्यूटी स्पीकर करेंगे, डेप्यूटी स्पीकर भी नहीं है तो डेप्यूटी चेयरमैन करेंगे। चेयरमैन कभी नहीं करते हैं। द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा ही डज नॉट प्रिसाइड द जॉइंट सिटिंग। कोडम, कोडम मतलब कितना मिनिमम आदमी चाहिए जिसके बाद की जॉइंट सिटिंग काम कर सकता है, फंक्शन कर सकता है, तो 10% होता है, 1/10। ओके, 10% जो होता है कोडम होता है, 10% से कम अगर लोग हैं तो जॉइंट सिटिंग काम नहीं करेगा। कंसिडरेशन रिगार्डिंग डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा, अगर डिस्प्यूट है, कोई डिस्प्यूट चल रहा है, उसी बीच में लोकसभा डिसॉल्व हो गया, तो अगर मान लीजिए लोकसभा डिसॉल्व होने से पहले ही जॉइंट सिटिंग बुला लिया गया है, फिर तो वो बिल लैप्स नहीं करेगा। पर अगर लोकसभा नहीं बुलाया, लोकसभा डिसॉल्व हो गया है, उससे पहले जॉइंट सिटिंग नहीं बुलाया गया, तो वो लैप्स कर जाता है। अगर डिस्प्यूटेड बिल हैज़ ऑलरेडी लैप्स्ड ड्यू टू डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा, लोकसभा जैसे मान लीजिए लोकसभा है, ठीक है, उसको इस डेट पे डिसॉल्व होना है, इससे पहले बुला लिया गया जॉइंट, यहाँ पे जॉइंट सेटिंग बुला लिया गया, तो वो लैप्स नहीं करेगा, उस पर वोटिंग होगा जो है, फिर लोकसभा, फिर जॉइंट सिटिंग में जैसा पास होगा उसके अकॉर्डिंग काम होगा आगे। लेकिन अगर मान लीजिए वो नहीं बुलाया गया है, तो यहाँ पे आते आते लोकसभा जब डिसॉल्व हो गया तब तो वो बिल लैप्स कर गया ना, तब उसके बाद क्या ही उसका जॉइंट सिटिंग बुलाया जाएगा, जो लैप्स्ड बिल है उसके लिए थोड़ी जॉइंट सिटिंग बुलाया जाएगा। ठीक है, हाउएवर जॉइंट सिटिंग कैन बी हेल्ड इफ लोकसभा इज डिसॉल्व्ड आफ्टर द प्रेसिडेंट हैज नोटिफाइड, मतलब प्रेसिडेंट नोटिफाई कर चुकी है कि जॉइंट सिटिंग होगा, उसके बाद लैप्स कर जाता है, तो उसके बाद लोकसभा डिसॉल्व हो जाता है, तो फिर प्रॉब्लम नहीं है। फिर इंस्टेंस ऑफ जॉइंट सिटिंग, जॉइंट सिटिंग बहुत कम बार हुआ है, जैसे कि एग्जांपल दें, सिर्फ 3 बार हुआ है। डाउरी प्रोहिबिशन बिल 1960, बैंकिंग सर्विस कमीशन रिपील बिल 1977, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल 2002। स्कोप ऑफ जॉइंट सिटिंग, स्कोप ओनली मतलब सिर्फ नॉर्मल बिल पे है, ऑर्डिनरी और फाइनेंशियल बिल पे है, मनी बिल पे तो खैर ऑप्शन, मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पे तो राज्यसभा, मनी बिल में तो बहुत कम ऑप्शन है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में भी जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन नहीं है। Exceptions to amendment, Constitution has specified that a joint sitting, new amendment to the bill cannot be proposed except in 2 cases. Amendment that have caused final disagreement, मतलब एकदम final disagreement हो ही गया हाउस में, that might have become necessary due to delay, मतलब मान लीजिए final disagreement हो गया है या फिर कुछ डिले के वजह से कुछ और प्रॉब्लम आ रहा है, डिले के वजह से जरूरी है कि अमेंडमेंट किया जाए, तभी इस 2 केस में अमेंडमेंट हो सकता है जॉइंट सिटिंग में बिल का, अदरवाइज नहीं हो सकता है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द बिल्स ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा एंड ओवरऑल द पार्लियामेंट। सो हम लोग लेजिस्लेटिव प्रोसीजर के बारे में पढ़ रहे थे। सबसे पहले लेजिस्लेटिव प्रोसीजर पढ़ें कि क्या होता है लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, इसमें लॉ बनाया जाता है। पब्लिक बिल और प्राइवेट मेंबर बिल के बारे में पढ़ें। प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है कि कोई भी मेंबर ला सकता है अदर देन मिनिस्टर, इसमें 30 दिन का नोटिस चाहिए होता है, ड्राफ्ट वगैरह उसको खुद बनाना पड़ेगा। पब्लिक बिल में गवर्नमेंट लाती है, कोई मिनिस्टर लाता है, गवर्नमेंट के पॉलिसी को दिखाता है, अगर नहीं पास हुआ तो गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ सकता है, और कंसर्न डिपार्टमेंट लाती है विद द हेल्प ऑफ लॉ डिपार्टमेंट, और ये सब पे एप्लीकेबल होता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ बिल, कितने टाइप का बिल होता है, ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, फाइनेंशियल बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। फाइनेंशियल बिल 2 तरह का होता है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2। ऑर्डिनरी बिल तो सबसे आसान है, जो नॉर्मल बिल होता है उसको ऑर्डिनरी बिल का है। मनी बिल क्या हुआ, आर्टिकल 110 से रिलेटेड अगर कोई बिल होता है तो उसको मनी बिल कहते हैं। फाइनेंशियल बिल कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 होता है, आर्टिकल 117 में दिया हुआ है। अगर कोई जनरल लॉ है जिसपे कि मनी का काम है, जो कि आर्टिकल 110 में दिया गया है, तो वो फाइनेंशियल बिल कैटेगरी 1 हो गया। और अगर कोई ऐसा लॉ है जो कि 110 के अलावा है, तो वो फाइनेंशियल बिल कैटेगरी 2 हो गया। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आर्टिकल 368 में है, जिसमें कि हम लोग जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट का बात हो रहा है।
ठीक है। फिर प्रोसीजर ऑफ लेजिस्लेशन, अगर ऑर्डिनरी बिल है, अगर ऑर्डिनरी बिल है तो लोकसभा राज्यसभा कहीं भी लाया जा सकता है। इसके बाद अगर लोकसभा में लाया गया तो राज्यसभा जाएगा, राज्यसभा में लाया गया है तो लोकसभा जाएगा। दोनों जगह जब पास हो जाएगा तो फिर वो प्रेसिडेंट के पास भेजा जाएगा। प्रेसिडेंट उसको एसेंट दे सकती है, नहीं अगर प्रेसिडेंट को मन है एसेंट देने का तो वो विथ होल्ड भी कर सकती है एसेंट, और वो रिटर्न भी कर सकती है हाउस को, ठीक है। अगर यही मनी बिल के केस में होता है तो मनी बिल सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में लाया जा सकता है। 110 आर्टिकल में है, सिर्फ लोकसभा में लाया जाएगा। राज्यसभा में भेजा जाएगा, उसके पास सिर्फ 14 दिन का पावर है। 14 दिन में वो उसको पास कर दे, अमेंडमेंट बता दे, नहीं पास करे, कुछ भी करे। अमेंडमेंट बताती भी है तो लोकसभा पे ये मैंडेटरी नहीं है कि वो उसके अमेंडमेंट को माने। इसके बाद फिर प्रेसिडेंट के पास जाता है, जहाँ पे प्रेसिडेंट को एसेंट देना ही होता है। लोकसभा में लाने से पहले रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट ज़रूरी होता है। सो दिस वाज अबाउट मनी बिल। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर हम आपको बता दिए। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर में ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ मिनिस्टर लाता है और ये सिर्फ गवर्नमेंट के द्वारा लाया जाता है, सिर्फ लोकसभा में लाया जाता है। स्पीकर इसको बताता है कि मनी बिल है या नहीं, और जब स्पीकर बता दिए कि ये मनी बिल है तो वो फाइनल हो जाता है कि ये मनी बिल है। उसके बाद जॉइंट सिटिंग का प्रोविज़न नहीं है, क्योंकि राज्यसभा के पास पावर ही नहीं है तो क्या ही जॉइंट सिटिंग होगा। इसको रिटर्न नहीं किया जा सकता है। अगर मनी बिल पास नहीं हुआ तो गवर्नमेंट रिजाइन करेगी, एग्जाम्पल बजट। नेक्स्ट इज मनी बिल स्पेसिफिक टाइप का होता है, आर्टिकल 110 में होता है। अगर 110 से रिलेटेड कुछ हो, जनरल लेजिस्लेशन का हो तो फाइनेंशियल बिल कैटेगरी 1, 110 के अलावा कुछ हो तो फाइनेंशियल बिल कैटेगरी 2, जो कि हम लोग पढ़े थे। फाइनेंशियल बिल कैटेगरी 1 को हम लोग बोले थे मनी बिल का भाई है, तो इस अकॉर्डिंग वो अगर लाना है तो सिर्फ लोकसभा में लाया जाएगा और प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन चाहिए होगा। फाइनेंशियल बिल कैटेगरी 2 ऑर्डिनरी बिल जैसा है, सिमिलैरिटी है, ऑर्डिनरी बिल जैसा ही ये पास होता है। राज्यसभा के पास पावर होता है इसमें। डिसएग्रीमेंट के केस में जॉइंट सिटिंग भी हो सकता है, ठीक है। प्रेसिडेंट के पास भी पावर होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल का अगर बात करें तो उसमें दोनों के पास पावर होता है। जॉइंट सिटिंग की बात करें तो आर्टिकल 108 में होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म होता है इसका, कि अगर मान लीजिए डेडलॉक आ जाता है। डेडलॉक का क्या मतलब हुआ कि एक हाउस रिजेक्ट कर दिया, या फाइनल डिसएग्रीमेंट आ गया है दोनों हाउस में, या टाइम लिमिट क्रॉस हो गया है, इस केस में जॉइंट सिटिंग होता है, जिसको कौन बुलाते हैं? प्रेसिडेंट बुलाते हैं। प्रिसाइड कौन करते हैं? स्पीकर करते हैं। स्पीकर नहीं है तो डेप्यूटी स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर नहीं है तो डेप्यूटी चेयरमैन करेंगे। वाइस प्रेसिडेंट यानी कि चेयरमैन कभी नहीं करेंगे। कोरम 1/10 होता है। डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा अगर हो जाता है, मतलब डिसॉल्व लोकसभा खत्म होने से पहले अगर जॉइंट सिटिंग बुला लिया गया है तो वो बिल लैप्स नहीं करता है, पर अगर पहले नहीं बुलाया गया है तो वो बिल लैप्स कर जाता है। आज तक सिर्फ 3 बार हुआ है, डाउरी प्रोहिबिशन, बैंकिंग सर्विस रिपील और प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म। जॉइंट सिटिंग सिर्फ ऑर्डिनरी बिल और फाइनेंशियल बिल में लाया जा सकता है, मनी बिल में नहीं लाया जा सकता है। एक्सेप्शंस और अमेंडमेंट जो है इन जनरल नहीं किया जा सकता, एक्सेप्ट द फैक्ट दैट कि अगर फाइनल डिसएग्रीमेंट हो गया हो, या तो फिर जो डिले के वजह से नेसेसरी हो गया हो कि अमेंडमेंट करना ही करना है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर. I hope you enjoyed it. Thank you and have a nice day. Keep learning, keep studying.